बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का विषय विज्ञान अध्याय 12 घर्षण। घर्षण बेटा क्या होता है? जब दो वस्तु आपस में संपर्क में आती है तो उनके मध्य क्या होता है बेटा? घर्षण पैदा होता है। ठीक है, मतलब वो जब आपस में टकराते हैं तब क्या होता है? आपने देखा है ना, आपके दोनों हाथों को आप रगड़ो तो आपको कुछ घर्षण का अनुभव होता है। उसी तरह आपने ट्रैफिक सिग्नल पर कार अथवा ट्रक चालक को अपने वाहन को मंद करते देखा होगा। बेटा आप सबने देखा होगा, कहाँ पर? वाहन से आपने देख रखे है ना, जो चालक होते हैं उसके वाहन को मंद करते हुए देखा होगा जब सिग्नल आ जाए तब। जब भी आवश्यक होता है आप भी ब्रेक लगाकर अपनी साइकिल को मंद करते, मतलब मंद करना मतलब बेटा धीरे करते। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेक लगाने पर वाहन मंद क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है बेटा? क्योंकि टायर और सड़क के मध्य क्या उत्पन्न हो जाता है? घर्षण। केवल वाहन ही नहीं, कोई भी वस्तु जो किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर गति कर रही है उस स्थिति में मंद हो जाती है, चाहे कोई भी वस्तु। अब ये पेन है, इस पेन को यदि मैं यहाँ से यूँ कर दूँगी, यहाँ से यूँ, तो देखो है ना, यहाँ आने पर क्या है? उसकी गति मंद हो रही है। कुछ इसी तरह जब उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया हो अंततः वह रुक जाती है। यदि उसके ऊपर कोई बाहरी बल ना हो तो वो क्या हो जाती है बेटा? रुक जाती है। क्या आपने फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद को कुछ समय पश्चात रुकते देखा है? आपने देखा है बेटा, लुढ़कती हुई जो गेंद होती है उसको रुकते हुए। केले के छिलके पर कदम पड़ते ही हम क्यों फिसल जाते हैं? क्यों? क्योंकि चिकने तथा गीले फर्श पर चलना बहुत कठिन होता है। तो आपने भी देखा है ना बेटा, हम केले के अगर छिलके पर चलेंगे तो क्या होगा? देखो ये व्यक्ति है, ये दो है। अब ये देखो ये क्या कर रहा है? नीचे है उस पर, ये केले के छिलके पर इसका पाँव पड़ा था तो ये गिर गया। तो हम देखते हैं ना, यदि हमारा फर्श भी गीला हो या कोई चिकनी वस्तु हो तो हम गिर जाते। तो क्यों गिरते हैं? इसी वजह से। इस अध्याय में आप इसी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर पाएंगे। अब हमको इसी तरह के प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की क्या होता है। तो देखो घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है बेटा? बल हमने तरह तरह के पढ़े, अब घर्षण बल पढ़ते हैं। मेज पर रखी किसी पुस्तक, देखो क्रियाकलाप पर, को धीरे से धकेलिए। क्या आप यह देखते हैं कि कुछ दूरी चलकर वह रुक जाती है? अब देखो बेटा ये किताब है, अगर मैं इसको धकेल रही हूँ तो ये क्या हो रही है बेटा? आगे जा रही है। लेकिन जब तक मैं उसके ऊपर बल लगा रही हूँ तब तक ही क्या एक इस बार की पुस्तक रुक जाती है? क्या आप इसका स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? हम कह सकते हैं कि पुस्तक की गति का विरोध करने के लिए उस पर कोई बल रख रहा है और इस बल को ही हम क्या कहते हैं बेटा? घर्षण बल, उसकी गति को रोकने वाला। देखो जैसे यहाँ चित्र में है, अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर किताब थी आपकी, जोर से धक्का दिया तो ये यहाँ से यहाँ तक आई, फिर रुक गई। मतलब इसको रोकने के लिए एक बल कार्य कर रहा है, उस बल को हम क्या कहते हैं बेटा? घर्षण बल कहते हैं। आपने देखा कि यदि आप बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण दाईं दिशा में कार्य करता है। अब बेटा उल्टी दिशा में हमने क्या देखा कि जो बाईं दिशा में बल लगा रहे हैं तो घर्षण कौन सी दिशा में हो रहा है बेटा? दाईं दिशा के अंदर हो रहा है। यदि हम दाईं दिशा में बल लगाएंगे तो घर्षण बल उसके उल्टी दिशा में कार्य करता है। ठीक है, आया समझ में बेटा? यदि आप दाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण बाईं दिशा में कार्य करता है। क्यों? क्योंकि वो उसका विरोध करता है, रोकने के लिए किसी वस्तु को। अगर घर्षण बल नहीं होगा तो आपकी ब्रेक भी काम करेगी नहीं। दोनों स्थितियों में घर्षण पुस्तक की गति का विरोध करता है और दोनों ही स्थितियों में घर्षण क्या कर रहा है? देखो ये दाईं तरफ से, ये बाईं तरफ से, दोनों में वो उसकी गति को रोकने का प्रयास कर रहा है। घर्षण बल सदैव लगाए गए बल का विरोध करता है। देखो बेटा यहाँ पर आ गया ना कि लगाए गए बल का क्या करता है? हमेशा विरोध करता है। उपरोक्त क्रियाकलाप में घर्षण बल पुस्तक तथा मेज के पृष्ठों के बीच कार्य करता। अभी क्या बोल रहे? घर्षण बल पुस्तक और मेज दोनों के पृष्ठ जहाँ पर वो है, दोनों का, जैसे ये पेन है, ये मेरा हाथ है, तो देखो है ना, ये और ये पृष्ठ है, वह उस तरह से। क्या सभी पृष्ठों पर समान घर्षण बल लगता है? तो नहीं, सब पर क्या होता है? अलग अलग घर्षण लगता है। तो आपको समझ में आया बेटा घर्षण बल क्या होता है? तो घर्षण बल किसी भी वस्तु की गति को रोकने के लिए, ठीक है, विपरीत बल लगता है। अब घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो देखो क्रियाकलाप है बेटा, किसी ईंट के चारों ओर एक डोरी बांधिए। देखो बेटा यहाँ ईंट दिखाई दे रही है, इसके चारों तरफ क्या की? एक डोरी बांधिए। ईंट को कमानीदार तूला द्वारा खींचे। देखो बेटा एक ये कमानीदार तूला होता है, आपने देखा है ना, जो गैस सिलेंडर वाले होते हैं उनके नाप के लिए भी होता है। तो ये क्या होता है? एक तरह का कमानीदार तूला होता है।
आपको कुछ बल लगाना पड़ता है। जैसे कि ईंट गति करना आरंभ करे, कमानीदार तुला का पाठ्यक्रम नोट कीजिए। अब क्या किया, हम इस ईंट को इस कमानीदार तूले से खींच रहे हैं, तो हम बल लगा रहे हैं। तो जो इसका पाठ्यक्रम है बेटा, जो ईंट को खींचने में जो पाठ्यक्रम है उसको हमको क्या करना है बेटा, नोट करना है। इससे आपको उस घर्षण बल की माप प्राप्त होगी जो ईंट तथा फर्श के पृष्ठों के बीच लगी है। ईंट और इसके बीच में जो घर्षण बल लगा है उसका हमको क्या पता चलेगा। अब ईंट पर पॉलिश का टुकड़ा लपेटिए, पॉलीथीन का बेटा क्या करिए, टुकड़ा लपेटिए और क्रियाकलाप को फिर कीजिए। और दोनों ही स्थितियों में आप क्या कीजिएगा बेटा, देखिए कि कौन से में ज़्यादा घर्षण बल लगा है। तो देखो बेटा, ये तो आपका कमानीदार तुला एक युक्ति है जिससे है ना किसी वस्तु पर लगने वाले बल को नापा जाता है। तो आया समझ में। तो देखो बेटा, यहाँ पर किस स्थिति में पेंसिल सेल द्वारा तय की गई दूरी सबसे कम होगी। सेल द्वारा हर बार तय की गई दूरियां भिन्न भिन्न क्यों होती है, इसका कारण जानने का प्रयास कीजिए, अपने परिणाम की चर्चा कीजिए। तो देखो बेटा, क्या सेल द्वारा चली गई दूरी जिस पृष्ठ पर चलता है उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है। तो देखो ये दोनों बेटा क्या कर रहे हैं, ये है ना डेस्क है, वहाँ से उन्होंने क्या किया, सेल को यहाँ से इस लकड़े से सेल को किया तो वो यहाँ आकर रुका। दूसरे में वो क्या कर रहे बेटा, किसी कपड़े पर उस सेल को, तो आपने देखा वो सेल यहाँ था और ये सेल क्या है यहाँ पर ये। तो क्या जो पृष्ठ है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। क्या पेंसिल सेल के पृष्ठ का चिकनापन भी चली गई दूरी पर प्रभावित करता है। तो हाँ, घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितता के कारण होता है। अब घर्षण क्या होता है बेटा, दोनों पृष्ठों की अनियमितता, एक जैसे नहीं। ऐसे पृष्ठ जो देखने में बहुत चिकने लगते हैं उनमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं होती है। दो पृष्ठों की अनियमितता एक दूसरे के भीतर क्या हो जाती है बेटा, धंस जाती है। तभी तो आपको देखो चौक, जो आप बोर्ड पर देखते हो ना बेटा, श्यामपट्ट पर जो बोर्ड पर हम लिखते हैं, तो चौक और बोर्ड के पृष्ठ के बीच में भी ऐसे छोटे छोटे क्या होती है, अनियमितताएं होती है। उसके कारण आपको बोर्ड पर लिखा हुआ दिखाई देता है। जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ को गति कराने का प्रयास करते हैं तो हमें इस अंत बंधन पर पार पाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। इंटरलॉकिंग, वो क्या हो जाता है बेटा, इंटरलॉक हो जाते हैं बंधन के, तो उसको पार करने के लिए हम किसी वस्तु को गति देते हैं। खुरदरे पृष्ठों पर ये अनियमितता अधिक संख्या में होती है। खुरदरा मतलब क्या होता है बेटा, रुष्ट, तो ऐसे ऐसे छिद्र हमको दिखाई देते हैं ना खुरदरे पर। अतः यदि पृष्ठ रुष्ट हो तो घर्षण बल अधिक होता है। क्या बोल रहे हैं कि यदि खुरदरा हो तो घर्षण बल भी क्या होगा, अधिक होगा। देखो जैसे यहाँ पर है ना, देखो पुस्तक का पृष्ठ, मेज का पृष्ठ, इस तरह से। हमने यह भी सीखा कि दो पृष्ठों के बीच अनियमितता के अंतर्बंधन के कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है। स्पष्ट है, यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाएं तो घर्षण में वृद्धि होगी। यदि हम उसको बलपूर्वक, जैसे देखो ये क्या कर रहा है, बॉक्स को लगातार धक्का मार रहा है। इनका अनुभव आप किसी चटाई को उस समय खींचकर कर सकते हैं जब उस पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा हो। तो देखो बेटा, जब है ना चटाई के ऊपर कोई व्यक्ति नहीं बैठा होगा तो आपको वो चटाई उठाने में आसानी होगी या नहीं होगी, होगी। और यदि कोई उसके ऊपर बैठा होगा तो आपको उसको खींचने में क्या होगा, कठिनाई होगी। तथा जब कोई व्यक्ति उस पर बैठा हो, ठीक है। अब अपने उस अनुभव को याद कीजिए जब पिछली बार आपने किसी भारी बॉक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकाया होगा। बेटा कोई भारी बॉक्स को आपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकाया था, तब क्या हुआ था। यदि आपको इस प्रकार का कोई अनुभव नहीं है तो अब इस प्रकार का अनुभव कीजिए। कौन सा कार्य आसान है। तो देखो, विराम अवस्था में किसी बॉक्स को गतिशील करना अथवा किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना, दोनों में से कौन सा है। किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रदान करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाए जाने वाला स्थैतिक घर्षण की माप होती है। अब देखो बेटा, अगर एक गतिशील वस्तु है, अगर ये बॉक्स है, मान लो ये बॉक्स है, इसको मैं विराम अवस्था में, इस पर कोई बल नहीं यही, तो इसको सरकाने के लिए मुझे ज़्यादा है ना बल लगाना पड़ेगा। अगर ये वस्तु गतिशील है तो हम आसानी से उसको और गति दे सकते हैं। इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप के बराबर होता है। जब बॉक्स सरकना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता है कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके। अभी क्या बोल रहे कि जब बॉक्स को हम सरकाना आरंभ करते हैं तो जो पृष्ठ होता है बेटा, है ना, जो भूमि और उस बॉक्स के बीच में उतना समय नहीं मिल पाता कि उनके बीच में क्या हो जाए, वो धंस सके। अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। इसीलिए
इसीलिए श्याम पट से चिपक जाते हैं और इस प्रकार श्याम पट पर आपको लिखावट दिखाई देती है। देखो बेटा, इसी तरह क्या होता है वो श्याम पट पर मैंने अभी आपको चौक और का दिया। यदि सड़क तथा वाहन के टायरों के बीच घर्षण ना हो तो उन वाहनों की न तो गति आरंभ की जा सकती है और ना ही उन्हें रोका जा सकता और ना ही दिशा परिवर्तित की जा सकती है। इसलिए घर्षण बल होना बहुत आवश्यक है। यदि घर्षण बल नहीं होगा तो ना कोई वस्तु गति कर पाएगी, ना कोई वस्तु रुक पाएगी और ना कोई दिशा में परिवर्तित हो सकती है। यदि कोई वस्तु गति आरंभ कर दे तो वह कभी नहीं रुकेगी। देखो, यदि कोई वस्तु गति करती अगर घर्षण बल नहीं है तो वो कभी भी रुकेगी नहीं, यदि वहाँ घर्षण ना हो। आप दीवार में कील नहीं ठोक पाते अथवा धागे में गांठ नहीं बांध पाते। घर्षण के बिना कोई भवन निर्माण नहीं हो सकता। तो आपने देखा, यदि घर्षण बल नहीं होगा दो पृष्ठों के बीच तो कोई भी कार्य नहीं होगा। इसके विपरीत घर्षण हानिकारक भी है। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती है। देखो, जैसे आपके जूते, अब आप दौड़ते हो है ना, जूतों को पहनकर है ना, फिसलते हो, ये करते हो तो घर्षण के कारण आपके जूते भी फट जाते, तो वो क्या है, हानिकारक है। चाहे वो पेंच, बाल बेयरिंग अथवा जूते के सॉल ही क्यों ना हो। आपने रेलवे स्टेशन पर पैदल ऊपरी पुलों की घिसी पिटी सीढ़ियाँ देखी होगी। आपने देखा है बेटा, हमने रेलवे स्टेशन पर देखा है जो ऊपरी पुल होते हैं एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने की, तो वहाँ की सीढ़ियाँ कैसे चिकनी चिकनी हो जाती है घिस कर। घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। अब याद रखना बेटा, मैंने आपको उदाहरण दिया था, क्या यदि आप अपने दोनों हाथों को रगड़ोगे तो क्या होती है, गर्माहट उत्पन्न होती है। तो घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। कुछ मिनट तक अपनी हथेलियों को तेजी से एक दूसरे के साथ रगड़िए। देखो, आपको अनुभव हुआ, जब आप माचिस की तिल्ली को किसी रुष्ट पृष्ठ पर रगड़ते तो आग पकड़ती है नहीं पकड़ती है बेटा। इसी तरह तो घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। आपने यह देखा है कि विद्युत मिक्सचर को कुछ मिनट तक चलाने पर जार गर्म हो जाता है। बेटा, मिक्सी के अंदर कुछ पीसते हैं तो उसका ऊपर का जार भी कुछ टाइम बाद गर्म हो जाता है। आप ऐसे बहुत से उदाहरण देख सकते हैं जिसमें घर्षण द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है। वास्तव में जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। निम्नलिखित अनुभाग में हम घर्षण को कम करने के उपाय की चर्चा करेंगे। अभी तक हमने देखा बेटा, घर्षण हमारे उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, उसके पृष्ठ की प्रकृति, वस्तु की प्रकृति, और दूसरा हमने देखा कि वो हमारे लिए हानिकारक होता है और साथ ही साथ क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। अब घर्षण को बढ़ाना तथा घटाना। पिछले अनुभव में आपने देखा कि कुछ परिस्थितियों में घर्षण वांछनीय होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जूतों की तली खांचेदार क्यों होती है? बेटा, आपने देखा कुछ जो जूते होते हैं उसकी तली कुछ खांचेदार होती है, खांचे बने हुए होते हैं। वो खांचे क्या होते हैं बेटा? खांचे जूतों के फर्श में पकड़ करने में मदद करते हैं। आपने देखा ना, यदि हमारे जूतों में खांचे नहीं होते, वो चिकने होते हैं, तो हमको चलने में क्या होती है, तकलीफ होती है। इसी कारण आप चलते समय सुरक्षित रहते हैं, इसलिए हम ज़्यादातर खांचे वाले जूतों का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार कारों, ट्रकों तथा बुलडोज़रों के टायर भी खांचेदार होते हैं, जिससे सड़क से उनकी क्या हो, पकड़ अच्छी हो। तो देखो बेटा, इस तरह के देखा, ये देखो जूते ऐसे खांचेदार होते हैं, टायर भी आपने देखे ना बेटा ऐसे खांचेदार होते हैं। स्वचालित वाहनों तथा साइकिलों की ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पैडों का उपयोग होता है। बेटा, आपने देखा ना, साइकिल के किनारों पर दो कुछ इस तरह से ब्लैक कलर के ब्रेक पैड होते हैं, उनका उपयोग भी जानबूझकर घर्षण में वृद्धि करने के लिए होता है ताकि वो रुक जाए। जब आप कोई साइकिल चलाते हैं तो उसके ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श नहीं करते ना बेटा, परंतु जब आप ब्रेक लीवर को दबाते हो तो पैड घर्षण के कारण क्या होता है, रिम की गति को रोक देते। जो रिम होता है आपकी, उसकी गति को, और पहिया गति करना क्या हो जाता है बेटा, बंद हो जाता है। आपने यह देखा कि कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते। क्यों रगड़ते बेटा? इसीलिए रगड़ते कि उनके हाथ का क्या हो जाए, खुरदरा हो जाए और वो प्रतिद्वंदी को क्या करे, उसको पकड़ ना सके, खींच ना सके। व्यायामी अपने हाथों पर कोई रुष्ट पदार्थ लगाते हैं ताकि घर्षण में वृद्धि कर सके और उनकी पकड़ अच्छी बना सके। ठीक है, फिर देखो, यद्यपि कुछ अन्य स्थितियों में घर्षण अवांछनीय होता है, मतलब खराब भी होता है, हमें उसे कम करना चाहिए। कैसे? आप सबने बेटा कैरम देखा होगा। कैरम कैसा होता है, उसका पृष्ठ
चिकना होता है तो हम क्या करते हैं उसके ऊपर पाउडर डालते हैं, है ना। ये रुश होता है बेटा, हम उसको चिकना करने के लिए क्या करते हैं पाउडर डालते हैं। हम दरवाज़ों के है ना उसमें तेल डालते हैं, आपने देखा है बेटा तेल डालते हैं बूंदे, अब दरवाजे में आवाज़ होना शुरू होता है तो हम क्या करते हैं तेल डालते हैं, है ना। मोटर में और ये जो साइकिल और इन सब में वो लोग ग्रीस का उपयोग करते हैं। उपरोक्त सभी परिस्थितियों में हम दक्षता में वृद्धि के लिए घर्षण को कम करने के लिए अब हम क्या कर रहे हैं उसके पृष्ठ को क्या कर रहे हैं चिकना कर रहे हैं। चिकना इसलिए क्या कि घर्षण क्या हो जाए कम हो जाए। जब तेल ग्रीस अथवा ग्रेफाइट को किसी भी मशीन गतिशील पुर्जों के बीच लगाया जाता है तो वहाँ उनकी एक पतली परत बन जाती है। तेल की ग्रीस की क्या होती है बेटा एक परत बन जाती है और हम क्या कर रहे हैं उसको चिकना कर रहे हैं। ये रुश होता है उसको चिकना करते हैं। गतिशील पृष्ठ सीधे ही एक दूसरे को रगड़ नहीं पाते और जो गतिशील वस्तु है वही। इस प्रकार अनियमितताओं का अंतर्बंधन तथा अंतः पाषाण काफ़ी सीमा तक दूर रहता है, मतलब वो नहीं होते, उन दोनों के बीच में अंतर्बंधन नहीं होता। अंतर्बंधन नहीं होगा तो क्या होगा घर्षण कम हो जाएगा, गति सहज बन जाती है। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को हम स्नेहक कहते हैं। स्नेहक मतलब तेल ग्रीस और ये सब कहते हैं। कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है। वहाँ पर घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच वायु की गद्दी का उपयोग किया जाता है। किसका बेटा वायु की गद्दी का उपयोग। अब है आपका पहिया घर्षण कम कर देते हैं। अब पहिए घर्षण को क्या करते हैं बेटा कम। आपने अटैचियों तथा अन्य भारी सामानों पर रोलर देखे होंगे, देखा है बेटा ये, तो ये घर्षण को कम करते हैं। क्या करते हैं बेटा हम इसको आसानी से खींच सके इसीलिए। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं। अब देखो बेटा लोटनिक घर्षण क्या होता है, जब कोई वस्तु देखो जैसे ये किताब है इन पेंसिलों पर लौट रही है तो हम उसको क्या नाम देते हैं लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण कम कर देता है, ठीक है। लोटन क्या करता है बेटा लुढ़कती हुई कोई वस्तु, अब आप भी हो अगर आप लुढ़कते हो तो आपकी गति कम होती है या नहीं होती, उसी तरह जो लोटनिक घर्षण होता है वो किसी वस्तु की गति को क्या कर देता है कम कर देता है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटनी करना सदैव आसान होता है। लोटनी करना क्या होता है बेटा सदैव, ऐसे सरकाने से वो लोटनी सदैव क्या होता है आसान। यही कारण है कि रोलर जड़ा सामान खींचना सुविधाजनक होता है, इसलिए सूटकेस को खींचना क्या होता है बेटा सुविधाजनक होता है। क्योंकि लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है इसलिए अधिकांश मशीनों में सर्पण की बॉल बेयरिंग के रूप में उपयोग किया जाता है। देखो बेटा ये बॉल बेयरिंग होते हैं, ये आपकी मशीन है, इसके अंदर आपको ये गोल गोल दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है बेटा बॉल बेयरिंग होते हैं। इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि सर्पी घर्षण क्या होता है लोटनिक घर्षण से कम होता है। छत के पंखों तथा साइकिलों की धुरी अथवा हब के बीच बॉल बेयरिंग का उपयोग सामान्य उदाहरण है। तो देखो ये बॉल बेयरिंग का उपयोग मशीनों के अंदर पंखों के अंदर किया जाता है। फिर है आपका तरल घर्षण। आप जानते हैं कि वायु अत्यंत हल्की तथा विरल होती है। वायु कैसी होती है बेटा अत्यंत हल्की होती है और विरल होती है, फिर भी इसके होकर गति करने वाली वस्तुओं पर वायु घर्षण बल लगाती है। अब ये तरल बल है, तरल मतलब क्या होता है बेटा लिक्विड, ठीक है। इसी प्रकार जल तथा अन्य द्रव भी इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते, चाहे द्रव हो चाहे ठोस हो कोई भी। विज्ञान में गैसों तथा द्रवों को एक ही नाम तरल दिया गया। विज्ञान में क्या किया गया बेटा वायु को और जो द्रव है उन दोनों को तरल कहा गया। अतः हम कह सकते हैं कि तरल इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर क्या लगा रहे बेटा घर्षण बल लगाते हैं। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। देखो पूछा जा सकता है कि भाई तरल पदार्थ मतलब जल है ना, ये सब द्वारा लगाए गए घर्षण बल को हम किस नाम से जानते हैं कर्षण से। किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है कि वो उसके सापेक्ष कितनी गति कर रहा है। घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति दोनों पर निर्भर करता है। आप नदी में देखो, आप जिस तरह बहते हो तो उसके ऑपोजिट आप पर एक बल आता है या नहीं आता, विरोध में वही है। स्पष्ट है कि जब वस्तु किसी तरल में गति करती है तो उन्हें उन पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है। इस प्रक्रिया में उन्हें ऊर्जा का क्षय होता है। स्विमिंग करने में हमको थकावट होती है, क्यों? क्योंकि हमारी ऊर्जा हम खर्च करते हैं। अतः घर्षण को कम से कम करने के प्रयास किए जाते हैं। अतः वस्तुओं को विशिष्ट आकृति दी जाती है। इसलिए देखो नाव वगैरह को क्या होती है बेटा विशिष्ट आकृतियाँ दी जाती है।
वास्तव में उन्हें यह संकेत प्रकृति से मिलते हैं। पक्षी तथा मछलियाँ तरल में गति करते हैं। उनके शरीर का विकास इस प्रकार होगा कि तरल में गति करने में समय में घर्षण पार पाने के लिए उनको ऊर्जा का क्षय यथासंभव कम हो। आप मछलियाँ वगैरह देखते हो बेटा, पानी में ही होते हैं। वास्तव में सभी वाहनों की डिज़ाइन इस प्रकार बनाई जाती है कि वो तरल में कम हो जाए, जैसे नाव। और देखो हवाई जहाज, तो ये पक्षी है, पक्षी के जैसे ही हमको हवाई जहाज दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा बेटा। तो इसी तरह हमको प्रकृति से ये मिलता है और हम क्या करते हैं, इनका उपयोग डिज़ाइन बनाने में करते हैं, ताकि इनको चलाने में क्या करें, ज़्यादा ऊर्जा का उपयोग ना हो। मछलियों की तरह है ना नाव बनाई जाए, ताकि उनमें भी ऊर्जा का क्षय क्या हो, कम से कम हो। तो बेटा आपको समझ में आया कि घर्षण बल क्या होता है, उनके लाभ क्या है, उनकी हानियाँ क्या है। दो तरह के घर्षण बल पढ़े हमने यहाँ पर, लोटनी और तरल हमको प्रकृति से मिलता है कि भाई तरल पदार्थों का वैज्ञानिकों को क्या मिला बेटा, आइडिया उससे मिला और उन्होंने उस तरह के डिज़ाइन बनाए। जैसे पक्षी की तरह हमारा एरोप्लेन बनाया, जैसे पक्षी आसानी से उड़ सकता है, तो उन्होंने कुछ इसी तरह की डिज़ाइन बनाई कि ये भी क्या हो, आसानी से उड़ सके। समझ में आया? आपको अभ्यास अपने गृह कार्य की कॉपी में करना है। धन्यवाद बच्चों।